बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त नाज़रीन एक मरतबा फिर एक बड़ी तशवीशनाक सी और हैरतनाक सी और बहुत सारे सवाल उठाती हुई सिचुएशन पैदा हो चुकी हुई है। हुकूमत जो कानून साज़ी कर रही है वो कानून साज़ी क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है? क्योंकि कल जो 100 मोटो फ़ैसले हैं उनके ऊपर अपील का हक़ जो दिया गया और उसका जो इंकशाफ भी बड़ी हैरत की बात है कि सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत जुम्मे के रोज़ कर दिए थे, लेकिन सदर मुमलिकत ने भी किसी को नहीं बताया, हुकूमत ने भी किसी को नहीं बताया। ये पता उस वक्त चला जब सोमवार के रोज़ अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो गज़टेड नोटिफिकेशन रख दिया और बताया कि ये तो अब कानून बन चुका हुआ है। अब सदर मुमलिकत के बारे में बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि वो जो है इमरान खान से फासले पर हो चुके हुए हैं और इस कानून के लिए किसी किस्म की मज़ाहमत ना करना जो है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनका ये रवैया क्यों है। क्योंकि इसके साथ ही नैब का जो कानून तरामीम का बना है वो इस तरह बना है कि उस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, उसकी मुद्दत पूरी हुई उसके बाद वो बना, लेकिन जब बाद में जो दूसरा कानून है उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या मियां नवाज शरीफ जो कि 100 मोटो फ़ैसले के नतीजे में ताहयात नाअहल हुए थे उनको इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। तो वज़ीर कानून, चूँकि वज़ीर कानून की बात ख़ासतौर पर आज़म नज़ीर तारड़ की मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो कानून ड्राफ्ट हुआ वो उन्होंने किया, उनकी टीम ने किया, उनके लोगों ने किया, उनके डिपार्टमेंट ने किया, लिहाजा वो बेहतर तौर पर समझते हैं कि ये कानून किस किस्म का होगा। वो ये कहते हैं कि इसका फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नहीं होगा। तो फिर सवाल यह है कि अगर इस कानून का फ़ैसला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नहीं होगा, जहांगीर तरीन को नहीं होगा, तो फिर किसको होगा? तो इसका जवाब एक ये दिया जा रहा है कि ये कानून दरअसल नवाज शरीफ के लिए या जहांगीर तरीन के लिए नहीं बना। मुमकिन तौर पे कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है उनको, लेकिन असल में ये शहबाज शरीफ के लिए बना क्योंकि इलेक्शन केस में अगर शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, तो ये उस वक्त ड्राफ्ट किया गया और ये कहा गया कि अब माजी की तरह वज़ीर आज़म की नाअहली जो है वो हतमी नहीं होगी बल्कि उसके बाद अपील होगी। तो ये शहबाज शरीफ के लिए बना। अब जो हुकूमत के और अदालतों के मामलात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज ऑडियो लीक कमीशन केस में चीफ जस्टिस में 3 जजों पर एतराज़ भी कर दिया गया है और ये जो सारी की सारी सूरत हाल है एक मरतबा फिर कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और इस पर बात करने के लिए कि सारी सूरत हाल है क्या, मैं बहुत ही मशकूर हूँ माहिरीन कानून जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कानून को आइन को समझते हैं। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम से रफ़ाक डोगर साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ाक साहब वक्त देने के लिए। खालिद हाशमी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका तल्लक पीपल्स लॉयर्स फोरम से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी नुमाइंदगी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी वक्त देने के लिए। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ सरदार अज़ीमुल्लाह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपका तल्लक इंसाफ लॉयर्स फोरम से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके मौक़िफ़ की यहाँ पर तर्जमानी करेंगे। और मैं सरदार साहब सवाल सारे चूँकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्कस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, चीज़ें ही पता नहीं इस किस्म की सारी आप करते हैं, सवाल ही सारे आपसे उठते हैं। ये सदर मुमलिकत ने बड़ी खामोशी के साथ दस्तखत कर दिए, वो मिल तो नहीं गए कहीं PDM के साथ, हुकूमत के साथ, आपके दुश्मनों के साथ? नहीं, मेरा ख्याल है चूँकि कानून रिलेट ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करता है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला था वो टेकअप किया हुआ है। तो जाहिर एक रस्मी कार्रवाई होती है ना सदर मुमलिकत का दस्तखत। तो पहले तो नहीं करते वो रस्मी कार्रवाई? नहीं, इस हवाले पहले तो गैर रस्मी काम करते रहे हैं। इस हवाले से तो ऑलरेडी टेकअप हुआ है ना जी, इस हवाले से तो ऑलरेडी टेकअप हुआ है वही, तो इसको भी उसी में इंक्लूड कर लिया जाए। सदर मुमलिकत की तरफ से खामोशी से दस्तखत कर देना और दस्तखत का बताना भी नहीं किसी को और चुप करके बैठे रहना, कोई गैर मामूली बात नहीं है। ठीक है अलवी साहब, ठीक है, नहीं गैर मामूली बात है। गैर मामूली बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त किस किस्म के हालात हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का जो सिंबल जो इदारे हैं उनके क्या हालात हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं है। डोरियाँ कहीं और से या तो हिलाई जाती हैं या ज़बरदस्ती करवा लिया जाता है, तो ये हो रहा है बस। सदर मुमलिकत की डोरियाँ कहीं और से हिलना शुरू हो गई। मैंने दूसरा फिक्रा ये कहा था कि समझना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने दूसरा फिक्रा ये कहा था कि करवा लिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं अच्छा, जिनके बैक एंड पे पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गए हैं। अच्छा, सदर मुमलिकत से भी करवा लिया गया, लगता तो यही है, वरना वो ना करते।
नहीं, मैं देखें ये तो फैसल वार्डा ने कहा कि जो बंदा भी बगावत करता है वो पहले ईवान सदर जाता है, उनसे मुलाकात करता है और पीछे फिर उसके बाद वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। तो आपको अभी तक आपकी पार्टी को सदर मुमलिकत पर शक कोई नहीं है? नहीं, देखें वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहे हैं, उनका इस सारी पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक़ है? जो आदमी बगावत करता है वो पहले देख, फैसल वार्डा साहब को तो खैर अपनी गुफ्तगू के बारे में खुद ही सोचना चाहिए कि अभी 4-6 महीने पहले वो क्या बातें कर रहे थे, आज वो क्या बातें कर रहे हैं। और सबको पता है कि जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो बेचारा क्यों कर रहा है, उनका चेहरा क्या बता रहा होता है, उनके चेहरे पे क्या तहरीर लिखी होती है और बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, किस वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ये तो अब खुली किताब है। इस हवाले से फैसल वार्डा के बयान की या किसी और के बयान की क्या अहमियत है? हालात संगीन है, इसमें क्या शक है? और तो कोई शक नहीं है। पीटीआई के लिए ज़्यादा संगीन है? नहीं, हर उस जमात के लिए जो जमहूरियत की बात करेगी इस मुल्क में, हर उस जमात के लिए जो फंडामेंटल राइट्स की बात करेगी, हर उस जमात के लिए जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करेगी और पाकिस्तान में वोट की इज्जत की बात करेगी, हर उस जमात के लिए संगीन है हालात। ये तो पहले मुस्लिम लीग नून भी करती है। नहीं, वो अपने बयान से फिर गई है। और आप उनके बयानिए पे आ गए? नहीं, हम हमेशा से इसी बयानिए पे थे। हम हमेशा से इसी बयानिए पे थे। देखिए 2018 में नहीं थे एग्जैक्टली। तब लोटे मुकद्दस होते थे, अब लोटे लोटे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तब इनकलाब होता था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, बात यह है कि पहले दिन से ही खान साहब ये कहते हैं कि भाई वोट की जो ताकत है इस मुल्क में, राइट, जो पब्लिक का जो राइट है वही प्रिवेल करेगा। तो आज तक वही मौक़िफ़ है हमारा, तो हम तो नहीं बदले उस बात से, कभी भी नहीं बदले। वरना जिस जगह पे आज बहुत सारे लोग बैठे, जिस जगह पे आज बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई और भी बैठ सकता था, लेकिन वो तो हालात संगीन है, जिसमें कोई शक नहीं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन गिरफ्तार किए गए और सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार किए गए, उन पर जब मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेटरी सीक्रेट एक्ट लग रहा है तो आपके खुदा न खास्ता उस कानून के तहत बहुत सारे कारकुनों को फांसी हो सकती है। आपकी पार्टी उनसे लातलकी का इजहार कर रही है और उनको इंतहाई सज़ा जो है सरदार साहब वो मिल सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। हमारी पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि हम ये जो आतिशज़दगी के वाक़यात थे या दूसरे हैं, इनके बारे में तहकीक होनी चाहिए। इनमें जो लोग आगे लीड कर रहे हैं वो लोग पीटीआई के लोग नहीं हैं, उन लोगों के बारे में तहकीक करें। दूसरी बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो कैसे लागू होगा? इनमें से ये जो लोग पकड़े हुए हैं या मिलिट्री कोर्ट्स में अब तक जितने लोगों के गए हैं केसेस, उनमें से कौन सा ऐसा आदमी था जिसको स्टेट ने ये कहा था कि आपके हवाले हम ये सीक्रेट स्टेट के कर रहे हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी कि ये चीज़ें आपके, और उन्होंने डिस्क्लोज कर दी? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं सिरे से। ये तो अपने आप से ही एक तौजीह पेश की जा रही है ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आ रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स इन मामलों को टेकअप करेंगे। आप ऐसी जगहों पे जाकर पहुंच के वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ की, आग लगाई जहाँ पर पहुँचना नहीं था, जो सीक्रेट था, जो जहाँ तक आपकी रसाई नहीं थी। खान साहब ये बात कहते हैं कि भाई उन लोगों को एक्सपोज करें जो ये तस्वीरों में आ रहे हैं, ये पीटीआई के लोग नहीं हैं, इनको देखें, ये जो लीड कर रहे हैं, जो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, बंदों की उसके बारे में आपके बंदों की 50 कॉल्स हैं उनके साथ जो वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। 50 कॉल्स। देखें, प्रोटेस्ट किसी भी जगह पे जाके करना, प्रोटेस्ट वो प्रोहिबिटेड नहीं है पाकिस्तान में। उसके सामने जाके प्रोटेस्ट करना वो प्रोहिबिटेड नहीं है। सर, फौजी इलाकों में जाना, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना वो इजाज़त नहीं है, वो बजाय खुद एक जुर्म है। देखिए, फौजी तंसीबात जो आपने देखा होगा, बोर्ड लगे हुए होते हैं, सरदार साहब बोर्ड लगे हुए होते हैं कि ममनुआ इलाका, यहाँ पर इजाज़त के बगैर दाखिला ममनू है। ये तो बजाय खुद एक जुर्म है। नहीं, ये जो प्रोटेस्ट वाली जगह है, ये तो सारी शारे-आम जगह थी, इनके आगे तो मेन रोड्स निकल रही थी, पब्लिक एट लार्ज की गुजर। आज तक कभी वहाँ पर मुजाहरे हुए? देखें, आपके पेशावर में देखें, ये तो एक लम्हा फिक्रिया है कि लोग वहाँ पे क्यों गए। ये बातें डिबेट होनी चाहिए इन बातों पे। सही, पाकिस्तान में इस बात के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता ही नहीं है? जाहिर है, और ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, ये लगता ही नहीं है। और ये इसको आम कोर्ट्स के अंदर ये सारे का सारा है ही, जिस किस्म के मामला आते हैं, मैं नहीं समझता कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाले। और उसको चैलेंज भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हामिद खान साहब ने एक रिट पिटीशन फाइल की है, वो शायद टेकअप हो जाए 1-2 दिन में।
तो उसके बाद ये सीक्रेट एक्ट जो है खासतौर पे कोर्ट्स हैज टू डिसाइड, कोर्ट्स इसका फैसला करेंगी। सही है खालिद साहब, ये जो सारी की सारी सिचुएशन बनी हुई है, इसमें जो इस वक्त जहाँ पर हुकूमत खड़ी हुई है, पीडीएम खड़ी हुई है, या अब खैर पीपल्स पार्टी पीडीएम का भी हिस्सा नहीं है, सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, ये और अदालतें, आप कहाँ खड़े हुए हैं? बात ये है नजीम साहब के जो जिस एक्ट के हवाले से बात हुई है, जी हाँ, या आज डिबेट है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो रिविजनल जुरिस्डिक्शन है उसको एनलार्ज किया गया है। इसमें अच्छा। कोई इलीगैलिटी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको साइन किया है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईनी सरबराह है, उन्होंने हर वो काम जो है जो आईनी है और जो उनके सामने आता है वो ये कहना कि किसी दबाव के तहत मैं इस पे करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। आपका जो माइक जो है वो थोड़ा सा मसला कर रहा है, उसकी तरफ देखते हैं, दोबारा देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं ज़रा। तो जी उतर गया, आपका माइक जो था वो नहीं था, उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो गया। मुझे ये बताइएगा ये जो सदर मुमलिकत ने, हेल्प कीजिएगा जी, अब आप बताइएगा, सदर मुमलिकत ने जो दस्तखत किए वो उन्होंने अपने आईनी किरदार के मुताबिक किए, आईनी किरदार के मुताबिक किए, और उन्होंने आईनी किरदार अपना निभाना था, इसलिए कि ये जो आया है अपना बिल जो आया है ऑर्डर एक्ट 2023, ये मेरे सामने जो पड़ा हुआ है, इसमें बेसिकली हुआ ये है कि माजी में बहुत से ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए जिन फैसलों की वजह से आज ये पूरा मुल्क उन फैसलों की सज़ा भुगत रहा है, और रिव्यू का जो स्कोप था वो बड़ा लिमिटेड था। सही। अब ये एक आईनी बात है कि पार्लियामेंट ने रिव्यू के स्कोप को बढ़ाया है। सही। और उस रिव्यू के स्कोप को बढ़ाने का मकसद ये था कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों में जिनका तदारुक नहीं हो सका, जिन फैसलों की वजह से आज ये मुल्क जो है पूरी कौम सज़ा भुगत रही है, जुडिशरी के उन फैसलों की वजह से जो उन्होंने जो है वो किसी भी तरह से किसी प्रेशर में आके, जैसे नसीम हसन शाह साहब ने कहा भुट्टो साहब के केस में, या और प्रेशर्स की वजह से ये आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल पे नहीं है, ये उन सारी चीज़ों को सामने रख के हमारी पार्टी ने इसको जो है सपोर्ट किया। जी बिल्कुल सपोर्ट किया। ये सदर मुमलिकत ने दस्तखत क्यों कर दिया इस पे? सदर खामोशी के साथ, कोई रेजिस्ट ही नहीं किया उन्होंने। मैं नहीं समझता कि सदर मुमलिकत पे कोई ऐसा दबाव है या था, वो आईनी सरबराह है और उन्होंने ये देखा है कि इसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी नहीं है जिसमें नवाज शरीफ को फायदा मिल सकता है, इसमें शहबाज शरीफ को फायदा मिल सकता है। सुन लीजिए, इसमें ऑलरेडी एक एग्जांपल मौजूद है, मैं आपको उसको कोट करता हूँ। ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 4th शेड्यूल है, एंट्री नंबर 55 है। उसमें ये है कि ये जो पार्लियामेंट है उसकी जुरिस्डिक्शन का बताया गया है। जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की जो है वो क्या है? जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी curtailed by an act of parliament but it can be enlarged by an act of parliament। ये ऑलरेडी मौजूद है, आइन कानून में मौजूद है। सही। 4th शेड्यूल जो है 55 नंबर, एनलार्ज की जा सकती है, कर्टेल नहीं की जा सकती। हाँ, अब इसमें कर्टेल इसमें एनलार्ज किया है, एनलार्ज किया है उसको सो मोटो फैसलों के खिलाफ अपील का हक देकर उसको एनलार्ज किया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ा दिया है। जी बढ़ाया है, कम नहीं किया, वो ऑलरेडी कानून में मौजूद है। अब ये मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, ये मैं इसको ये एंट्री नंबर 55 है, ठीक है, वो फेडरल लेजिस्लेचर। सही जी, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाया है, उसमें इसलिए बढ़ाया है। और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट जिसके खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में तकरीरें करते रहे, शहबाज शरीफ करते रहे, ख्वाजा आसिफ रोज उस पर तकरीर करते हैं, आपने उसके इख्तियारात बढ़ा दिए। ये इसका जो क्लास, सरदार साहब हंस रहे हैं वैसे इस बात की। जी इसमें जो इसका जो सेक्शन क्लास नंबर 2 है ना जी, इसमें ये है एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये तो अजीबोगरीब बात नहीं है जी, मैं नहीं समझता इसमें अजीबोगरीब बात है, ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। इसलिए आप देखिए ना कि एक ठीक हो गया, मुझे समझ आ गया, आप कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक और आपने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ा दिया है ताकि उसको बेहतर अंदाज में देखें। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, सरदार साहब इसमें हंस रहे हैं और थोड़ा सा मैं इनकी हंसी को कंट्रोल करने के लिए, सर राजा यासिर सरफराज हमायूं ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है।
चले, हर आदमी का अपना फैसला है, ज़ाहिर है आज़ाद मर्जी से फैसले हो रहे हैं ना। सियासत से भी किनारा कशी कर ली उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो आजकल सारे फैसले जो पीटीआई को छोड़ने के हो रहे हैं वो आज़ाद मर्जी से फैसले हो रहे हैं। आज़ादी से हो रहे हैं बिल्कुल आज़ादी से हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले इतनी आज़ादी थी ही नहीं। पहले लोग, एक लतीफ़ा चल रहा है ना कि पहले लोगों पे एलिगेशंस लगते थे और ज़ाहिर एलिगेशंस प्रूव होने के बाद पता लगता है कि वेदर द पर्सन वाज ए प्रूव्ड क्रिमिनल और नॉट। सही। तो आजकल तो ये हो गया कि कोर्ट्स और वकील करने की बजाय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप बरी हो जाते हैं जो भी आपको एलिगेशन हो। तो वो एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है। लेकिन उन पे तो कोई केस नहीं था, वो तो अभी मेरे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते मौजूद थे, चंद दिन पहले। मैं कह तो रहा हूँ कि ना दिखाई देने वाली ताकतें बहुत सारी ऐसी हैं जो कह दिया होगा कि आपके खिलाफ आ रहा है तो आ जाए साहब, ऐसे हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, इतनी आज़ादी पहले कभी नहीं थी कि कोई रफाक साहब, इतनी आज़ादी कभी नहीं थी पहले जितनी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी है। देखें, ये अभी चंद मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते की बात होगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने पसंदीदा जजेस के साथ बैठ के कहा था कि ये घड़ी की सुइयाँ जो हैं ये पीछे की तरफ घुमा दी गई। हमने जब गिरफ्तारी हुई तो सुइयाँ पीछे की तरफ घुमा दी गई। ये तारीख ने और वक्त ने भी ये सुइयाँ 2017 तक घुमा दी हैं। अच्छा, इतनी जल्दी तारीख बदलते हुए हमने पहले नहीं देखा। 2017 में जो एक सिस्टम चला था ये उसी पोजीशन पे आ गया है। अब ये मुकाफात अमल है। जिस तरह किसी चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से परवान चढ़ाया गया, सही, उसी तरीके से वो जल्दी क्लैप्स कर गई है। नहीं, ये बाप मुकाफात अमल है। मियां नवाज शरीफ की बददुआ लग गई कोई? नहीं, वो बददुआएं नहीं देते। मियां नवाज शरीफ तो दुआ देने वाला इंसान है, वो बददुआएं देने वाला इंसान नहीं है। उसने और बाकी की पॉलिटिकल एलीट ने मुल्क को संवारा, बनाया, सजाया है। वो नहीं चाहेंगे ये अवाम, मुल्क और रियासत ये क्लेम करते हैं। रफाक साहब, मुझे एक बात बताएं, हम सब कहते थे कि जनाब इमरान खान साहब बहुत बुरा करते हैं। वो कहते हैं मैंने अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं करने। कोई ब्रीफिंग होती थी, अपोजिशन वहाँ पर जाती थी, इमरान खान उठ के चले जाते थे, कहते मैंने इनसे बात ही नहीं करनी। आज वही काम शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो ये ठीक हो गया? देखें, आज उन्होंने दो टोक कहा, उनका मैंने नहीं बात करनी, कोई मुज़ाकरात नहीं। ये काम ख्वाजा साद रफ़ी कल कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ कह चुके हुए हैं। आपका कोई अब बंदा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तकरीबन 4 साल हुकूमत रही। जी हाँ, मियाँ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, सही, जेल में थे, सही, इसके बावजूद मियाँ, उसकी सारी फैमिली जेल में थी, सही, इसके बावजूद एक बात वो कहते रहे कि मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मिसाके मुइशत कर लें, बाकी पॉलिटिकल चीज़ों को रहने दें। सही है, हम करने को तैयार हैं, सिर्फ मिसाके मुइशत कर लें, मुल्क आगे चले। जिस तरह के क्राइसिस चल रहे थे, जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो दबाव आ रहा था, जो प्रोजेक्ट चलते हुए रुकवा दिए गए, वो कहते थे कि मुल्क चलना चाहिए इधर। तो खान साहब ने नहीं किया ना मुज़ाकरात, नहीं किए। हम कहते थे गलत करते हैं, अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब आप भी वही कुछ कर रहे हैं, फिर इसका मतलब क्या हुआ? इमरान खान के आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक थे वो? मुज़ाकरात सियासत में होते हैं, सियासतदान से होते हैं। खान साहब, तो इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है? नहीं, उन्होंने जो एक्ट किया है ये सियासतदानों वाला नहीं किया। अभी इनको दाखिला लेना चाहिए, नर्सरी में दाखिला ले लें, सियासत की नर्सरी में इनको एडमिशन लेना चाहिए कि सियासत की आदाब सीखने चाहिए। सियासत तबाह करने के लिए, आग लगाने के लिए, जलाओ गिराओ करने के लिए, लोगों को मॉब आपस में लड़ाने के लिए नहीं होती। सियासत होती है बनाने के लिए, अवाम में अमन लाने के लिए, अवाम को रोटी रोज़गार। उनके पास वर्कर थे, उन्होंने निकाल लिया, आपके पास वर्कर ही नहीं थे, आप निकाल नहीं सके। नहीं, ये बात नहीं। आप देखें, खान साहब के लिए जानने देने के लिए तैयार हैं लोग। वर्कर से वो तो वो फासला कर रहे हैं। कौन से वर्कर थे? उन्हीं यही कह रहे हैं कि ये हमारे वर्कर नहीं है। क्या आप वो खुद ही उनको जिटला रहे हैं? नहीं, बहरहाल वर्कर तो थे ना उनके। क्यों सरदार साहब, आपके वर्कर नहीं थे वो? देखें, मैं नहीं समझता कि खान साहब ने कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो कि मैं अपने वर्कर से दूर हो रहा हूँ। नहीं, स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं देता। हाँ जी, नहीं, ऐसी स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं देता। देखें, मैंने आप पहले भी वो कहते हैं कि जो लोग तुम पकड़े हुए हैं उनको लटका दो, मुझे कोई इतराज नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंपल ये है कि खान साहब ने पॉइंट आउट किया है कि जो लोग लीड कर रहे हैं, आगे जाके तोड़ फोड़ के लिए लोगों को उकसा रहे हैं,
इन लोगों की तस्वीरें मौजूद हैं, इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे थे, खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कभी ये नहीं कहा कि मेरे जो मुकदमात मेरे ख़िलाफ़ आपने झूठे 150 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं, इनके हवाले से मुज़ाकरात करें। 90 डेज़ में इलेक्शन होना थे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उससे कितना टाइम आगे गुजर गया ये मुझे भी पता है, डोगर साहब को भी पता है और बाकी सारे दोस्तों को भी पता है। अब इसी हवाले से अगर खान साहब कहते हैं कि भाई इस बात पे मुज़ाकरात करें, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ इलेक्शन की वजह से, इलेक्शंस की वजह से, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि इस सारे प्रोसेस को प्रोवोक करने के लिए लोगों को किया गया है। क्या इस मुल्क में हाई कोर्ट एक मुकद्दस जगह नहीं है जहाँ से लोगों को इंसाफ मिलता है? वहाँ से अगर एक आदमी अपने आप को कोर्ट्स के सामने सरेंडर करने के लिए वहाँ पे जाता है और उसको कमांडो एक्शन के ज़रिए उठा लिया जाता है और फिर उस सारी फिल्म की तशहीर की जाती है पूरी दुनिया में, तो ये तो आप लोगों को खुद ही शोलों का हवा देने की बात कर रहे हैं ना। फिर तो आप खुद ही लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखें हमने ये किया है, कॉन्स्टिट्यूशन हैव नो वैल्यू इन आर प्रेजेंस, और कानून की हमारे नज़दीक कोई अहमियत ही कोई नहीं है। कोई आदमी जिसको हम उठाना चाहते हैं उसको हम अदालतों से भी उठा लेंगे। ऐसी तो मिसालें हैं ही नहीं कभी। मैं इसका मैं खान साहब एक बात करना चाहता हूँ। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि वो हाई कोर्ट का हिस्सा था। बायोमेट्रिक रूम जो था दैट वाज पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। बात तो मैं यही रफाक साहब पूछते रहा था, थोड़ा पीछे से पकड़ लेते आप जरूरी। अब खान साहब लाहौर से निकले थे, गए थे किसी गली मोहल्ले के मोड़ पे खड़े हो जाते, वहां से पकड़ लेते। आपने बायोमेट्रिक रूम में जाके वहां पर जो हाई कोर्ट के उसमें से पकड़ना था। अगर पीछे देखें, थोड़ा सा पीछे देख लें, देख लेते हैं। मरियम नवाज साहबा, मियां नवाज शरीफ बाहर से आए गिरफ्तारी देने के लिए मुल्क में, सही, और मुल्क में जहाज से उतरते हुए आपने भी वीडियोस देखी, सारी दुनिया ने देखी हैं, कौन लोग थे और कितनी तादाद में थे गिरफ्तार करने के लिए। ख्वाजा आसफ रात मीटिंग अटेंड करके घर से बाहर निकले, नैब ने कहा जी आपके वारंट गिरफ्तारी, उन्होंने कहा बिठाओ जी ले जाओ। मियां हमजा शहबाज को घर की वो घेर लिया गया, सीढ़ियां लेके चले गए, वो पिटीशन फाइल की हुई थी। मियां शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। बार एसोसिएशन ने इंटरवेन किया कि ये बाहर खड़े गए दरवाजे पे, अंदर नहीं आने दे रहे, अंदर गए। ना कोई हाई कोर्ट का गमला टूटा है, ना हाई कोर्ट को ज़रूरत पड़ी है कोई दीवार बना ले। अब तो हाई कोर्ट की वो सही है, वो बिल्डिंग की बड़ी बदसूरती होगी कि अंदर दीवार बना ली गई, हालांकि तारीखी बिल्डिंग थी, वो इसलिए बनाई कि वहाँ पे जलसे होने शुरू हो गए थे। तो मुल्क को जिन्होंने बनाया होता है खान साहब, उनको तकलीफ होती है मुल्क में, वो जलाओ गिराओ नहीं करते। यहाँ सियासत नहीं हो रही। क्या हो रहा है? ये सियासत नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? ये तो जो उनका एजेंडा नज़र आ रहा है, मैं नहीं तो कुछ नहीं, वो भी कह रहे हैं और उनके चाहने वाले भी कह रहे हैं। और जितनी वीडियोस सोशल मीडिया पे चली हैं, जितने हमारे बहनें हैं, छोटे बच्चे या न्यू कमर जो लोग जो जज्बात में आके बातें करते रहे हैं, वो बरगलाए गए हैं, हिप्नोटाइज किए गए थे लोग। वो उनको भी नहीं, वैसे कोई खान साहब से मोहब्बत ही नहीं करता। मोहब्बत तो करते हैं जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, लोग मोहब्बत करते होंगे, लेकिन मोहब्बत ये नहीं कहती कि हसन बिन सबा बन जाओ। मोहब्बत ये नहीं कहती कि अब ब्लास्ट कर दो। मोहब्बत ये नहीं कहती कि चलती हुई गाड़ी को आग लगा दो, अपने घर को आग लगा दो। ये मोहब्बत नहीं है। तो उससे मैं कह रहे हैं, आपने पकड़ा उनको, बायोमेट्रिक रूम से पकड़ा, फिर उनकी वीडियो बना के आपने चला दी, जिस तरह उनको ले जाया गया, वो गुस्से में आ गए। वो सरदार साहब ये कह रहे हैं सर, इतनी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल एलीट को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, अदालतों की तरफ से भी, अदारों की तरफ से भी। आपने वो भी मंजर देखा होगा कि जब तशरीफ लाए हैं वापस, तो एक स्पेशल, अब देखें उनको जो उनके हम ख्याल थे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, उनको बेंच में बैठ के तौजीहात पेश करने का वो मजबूर हैं। नहीं हमने तो ये नहीं कहा था गाड़ी फलानी में लाओ, फलानी में लाओ। भैया ये उन्होंने बात की, उन्होंने बात ये नहीं, उन्होंने बात नहीं की। इस्लामाबाद की पुलिस ने जिनके जरिए किया ना उनको, जिनके जरिए कहलवाया गया था, बात तो उनकी थी। वो उनके जो बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने तो नहीं बात की थी। उन्होंने तो किसी को कहा ना कि ये बात करें।
कितने प्रोटोकॉल से वो आए, कभी ऐसे प्रोटोकॉल में कभी कोई मुल्ज़मों को लाया गया है? नहीं लाया गया आज तक। जजेस गेट से मुल्ज़मों को लाया गया है? नहीं गया। 2 ही आए हैं, अनवार वो जो कराची वाले थे और ये खान साहब आए हैं, ये जजेस गेट से गए हैं और दोनों पे एलिगेशंस क्या है? उस पे भी एलिगेशन थे जलाओ गिराओ के लोगों को मारता था, इन पे भी एलिगेशन जलाओ गिराओ के, और इनको जजेस गेट से गुजारा गया है और इन पे वो मेहरबानियां की गई हैं जो अभी कहते हैं कि जो जुर्म होने हैं उनमें भी जमानतें दे दी। 150 मुकदमे आपने कर दिए, 150 मुकदमे आपने कर दिए। ये किस कानून में है कि कोई जुर्म अभी जो करोगे उसमें भी जमानत तुम्हें? सर, तो ये कौन सी तारीख में है कि आप एक बंदे पे एक मखसूस मुद्दत में 150 मुकदमे कर दें पूरे का पूरे दहशतगर्दी के? कभी हुए किसी पे? 150 मुकदमे हुए किसी? कोई बंदा जुर्म करता है, हाँ जी, तो उस पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं बतौर वकील ये कहता हूं कि इसके खिलाफ और बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। बिलियन ट्री बहुत बड़ा केस है, नैब क्यों नहीं कर रही उस पर? मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ। ये इस पे हॉट मनी का केस था, बाहर से लोगों ने पैसे ला के यहाँ पे रखे, हॉट मनी केस था। वो जो शुगर और आटा स्कैंडल था, वो बहुत बड़े नैब के केसेस हैं, वो चलने चाहिए। खालिद साहब फैसला करवाते हैं। खालिद साहब, इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त चूंकि मुस्लिम लीग नून बराह रास्त मुकाबले में, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी थोड़ी सी साइड पे है और PTI जो है वो भी तस्लीम करती है कि पीपल्स पार्टी थोड़ी साइड पे है। अब बताइए, खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ खान साहब के साथ इस वक्त हो रहा है ना, हाँ, वो उनका अपना ही बोया हुआ बीज है। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस कदर की कि तमाम तर जो सिविलिटी के, जो डिसेंसी के नॉर्म्स थे, उनको वायलेट किया उन्होंने मुकम्मल। उनको एक मौका मिला था, भले वो सिलेक्ट होके आए, थोड़े वोटों से आए, लेकिन उन्होंने आते ही इक़्तिदार में सबसे पहले अपने जो पॉलिटिकल राइवल्स थे उनको टारगेट किया, बुरी तरह विक्टिमाइज़ किया, बजाय इसके कि पार्लियामेंट में बैठ के वो लेजिस्लेशन करते, उन सब के साथ मिलते और मिल के प्यार मोहब्बत से कि एक फ़ज़ा असेंबली में पैदा होती। पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करना था मज़ीद, ठीक है। अपने पॉलिटिकल जो एलाइज थे उनको बिठाते, अपने पॉलिटिकल राइवल्स को साथ बिठाते और लेजिस्लेशन करते 3.5 साल, और ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता था। उन्होंने अपना वो एजेंडा छोड़ा, मुल्क की बेहतरी के लिए जो था। उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज़ करना शुरू किया। शहजाद अकबर नाम का एक शख्स रखा जिसने झूठे केस बनाए। चेयरमैन नैब जो है उसको जो है वो एक टारगेट दिया गया कि आपने इन लोगों को विक्टिमाइज़ करना है। अब उसका रिज़ल्ट क्या है कि जो फोर्सेस ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका बड़ा वाइटल रोल है ये सारे सीन में। मैं कहता हूँ कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। आपने परसों के पेपर में वो तस्वीर देखी होगी जिसमें बाजवा साहब और जनरल आसम मुनीर साहब बैठे हैं। वो एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारी पूरी कौम के लिए, पॉलिटिकल जो हमारे सियासी सोच रखने वाले लोग हैं उनके लिए, कि भाई ये देखिए आप जिसको मिलाइन कर रहे हैं खान साहब और दिन रात जिस शख्स को टारगेट कर रहे हैं, वो अपने अदारे की बका के लिए, उसकी इज़्ज़त और वक़ार के लिए वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। उनमें तो कोई ऐसी नाचाकी नहीं है। आपको 3.5 साल मौका मिला, आपने 3.5 साल में सवाए लोगों को टारगेट करने के लिए, विक्टिमाइजेशन करने के लिए, पब्लिक के बेसिक इश्यूज़ को एड्रेस करने की बजाय आप लोगों को विक्टिमाइज़ करते रहे हैं। और आज दूसरी बात, आपने खान साहब की देखें कि आमराना सोच देखें कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुआ, कानून में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती आइन में कि नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके बाद आप असेंबली तोड़ दें। आप कहते हैं कि मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। अगर ये सोच आपकी ये है खान साहब की कि मैं नहीं तो ये मुल्क ही ख़त्म हो जाए, भले जलाओ गिराओ, इसी सोच के तहत ये जलाओ गिरा हुआ कोर कमांडर हाउस में या जितनी आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, इसी सोच की वजह से, आमराना सोच की वजह से ये जो लोग आज फंसे हुए हैं, जिनसे अपने आप को ये डिसएसोसिएट कर रहे हैं, ये इनके वर्कर हैं भाई। ये पॉलिटिकल सोच नहीं है कि आप अपने वर्कर्स को, अगर उन्होंने गलत काम किया है आप कंडेम ज़रूर करें, लेकिन उनसे डिसएसोसिएट ना करें। तो जो उन्होंने किया है वही आज वो बोया है, वो काट रहे हैं। जो उन्होंने बोया है वही काट रहे हैं, कोई उससे मुख्तलिफ नहीं काट रहे। लेकिन अभी बुनियादी सवाल, वो 100 मोटो फैसलों पर अपील का जो कानून आया वो अभी बाकी है। किसके लिए आया, क्यों आया, किसको फ़ायदा पहुंचेगा, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, सो मोटो केस के हवाले से जो अपील का हक़ दिया गया फैसले के खिलाफ, अभी तक उस पर कन्फ्यूजन मौजूद है और ये समझ नहीं आ रही कि वफाकी वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन नहीं उठा सकेंगे। अब सवाल ये है कि अगर नवाज़ शरीफ उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकेंगे जिसमें उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया था और जिसकी वजह से अभी तक वो मुश्किलात का शिकार हैं, सियासत से तकरीबन आपके प्रैक्टिकली आउट हैं, ठीक है, उनका छोटा भाई उनका वफादार है, उनकी बात मानता है, हाँ, उनसे हटकर नहीं चलता, लेकिन अगर उन्होंने वापस आना है पार्टी के अंदर, सियासत के अंदर, तो उन्हें अपील करना पड़ेगी और वो की अपील का हक़ किसी से मिल सकता था। वो कहते हैं नहीं, इससे नहीं मिला। फिर ये कानून बनाया क्यों गया? रफ़ाक डोगर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, खालिद हाशमी साहब भी मौजूद है, सरदार अज़ीम मुल्ला भी मौजूद हैं, और रफ़ाक डोगर साहब से समझते हैं सर ये कानून फिर बनाया है, अगर नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता इसका, तो फिर ये कानून बनाया क्यों गया? देखें खान साहब, ये एक शख्स के लिए या दो अशखास के लिए कानून नहीं बना, ये बार एसोसिएशंस की, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वकला कम्युनिटी की और पब्लिक एट लार्ज की। अच्छा। और ये एक फंडामेंटल राइट है जो लोगों को मिलना चाहिए था, ये बहुत देर के बाद मिला है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। चंद साल हुए लाहौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराना शुरू, ऑर्डर आ गया एक, सही है, बिल्डिंगें गिरा दी गई लोगों की, जिन्होंने बेची थी वो बेच के पता नहीं कहाँ चले गए थे, जो ख़रीदार थे वो बेचारे बच गए, कोई अपील नहीं, ख़त्म हो गई। अभी चंद महीने पहले या साल एक पहले कराची में नस्ला टावर गिराया गया है। सही है। जो लोग वहाँ ख़रीदार थे उनका क्या कसूर था? 184(3) में 100 मोटो नोटिस लेके सैकड़ों घरानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, सड़क पे बिठा दिया गया, उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। नहीं, लोगों के मॉनेटरी जो एसेट्स हैं वो गिरा दिए गए, लेकिन कहीं पे सुनवाई नहीं थी। अपील का राइट लोगों को दिया गया रिव्यू में, लोग रिव्यू कर सकें और अदालत के तो इख्तियारात बढ़ाए हैं इसमें। नहीं, मुझे वो ठीक है, अदालत के इख्तियारात मैं मान लेता हूँ कि आपने एक मरतबा फिर वो केस की समाअत हो सकेगी, उसमें एक एनलॉर्ज करके बड़ा बेंच जो है वो उसको सुन सकेगा, ठीक है। लेकिन मुझे आपकी बात की बड़ी उल्टी समझ आ रही है कि आपने जो कानून बनाया है ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बचाने के लिए नहीं बनाया, गैर कानूनी इमारतें बचाने के लिए जो है उसके लिए बनाया है। नहीं, हमने ये कानून जो बनाया है ये इंसानों के कवानीन इंसानों के लिए बनते हैं ना, सोसाइटी के लिए बनते हैं। तो जितने लोग जिनको अपील का राइट नहीं मिल रहा था वो सबको इसका राइट मिलेगा। दूसरी जो आपने बात अभी की, अगर मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, मियां नवाज शरीफ साहब को जो नहल किया गया था ना, उसके खिलाफ जो रिव्यू आया था वो तो अदालत ने डिसाइड कर दिया। जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, वज़ीर कानून साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, प्रोमिनेंट लॉयर हैं हमारे, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो रिव्यू आया था उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ वो तो खारिज हो गया। सही। एक इसके बाद एक और चीज़ आई थी, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उसी बेंच में शामिल थे, जिन्होंने एक बड़ी चीज़ होती है कि इनोवेशन होती है। अच्छा। इन्होंने ये इनोवेशन की जो नाअहली कॉन्स्टिट्यूशन में बताई नहीं गई थी ताउमर के लिए, इन्होंने एक बेंच में बैठ के वो नाअहली ताउमर कर दी। अब जो नाअहली ताउमर है उसके खिलाफ नजरसानी अभी नहीं हुई। वो पहली नाउमरी तो एक टर्म के लिए हो गई ना जी, ठीक हो गया। नाअहली कभी इससे पहले कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये नहीं है कि ताउमर नाअहल कर दिया जाए। ये नवाज शरीफ है, उम्र कैद भी जो होती है वो भी उसकी भी एक लिमिट होती है। ये सही है। ये जो ताउमर के लिए है, ताहयात जो है उसको आप खत्म करवा सकते हैं, वो नजरसानी की अपील दायर हो सकती है वो। और वो चूंकि पहले भी बहुत सारी शर्तें पूरी नहीं होती कि एक बड़े बेंच के पास जाना चाहिए था, वो भी पूरी कर लेंगे। इसका मतलब है कि अभी रास्ता मौजूद है आपके पास, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को खत्म करवाने के लिए रिव्यू कर सकते हैं, फायदा होगा उनको भी फायदा होगा, लेकिन उनसे ज्यादा अवामुन्नास का फायदा होगा और उनसे ज्यादा शहबाज शरीफ को भी फायदा होगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, शहबाज शरीफ ने अभी तो हिना अदालत की भी है ना, वो तो देखें आपने अभी वो सरदार साहब कह रहे थे कि बिल्कुल असल मसला तो इलेक्शन का है, इलेक्शन नहीं ना करवाया आपने, शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन नहीं करवाए ना। नहीं, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अब उसने कह दिया है पैसे किसने देने थे? इलेक्शन कमीशन ने कराने, वो इंडिपेंडेंट अदारा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे दिया, जनाबे वाला माय लॉर्ड, ये आपका ये इस्तेहकाक नहीं, इलेक्शन करवाना। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का है। मुमकिन तौर पर तौहीन अदालत में नाअहल हो सकते थे,
उससे बचने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। ये मुमकिन ही नहीं है नवाज शरीफ को शहबाज कंटेम्प्ट में नोटिस, शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट में नोटिस दे दिया जाए, उसकी वजह है मुमकिन, यानी कि तौहीन अदालत का नोटिस ही मुमकिन नहीं है। मुमकिन ही नहीं, उन्होंने कंटेम्प्ट की नहीं है। नहीं, उन्होंने इलेक्शन जो देखिए, पहले 30 अप्रैल का फैसला था, आपने इलेक्शन नहीं करवाए। 14 मई का फैसला आया, आपने इलेक्शन नहीं करवाए। ये तो गली के आप देखिए जो डायरेक्शन आई, खान साहब जो डायरेक्शन सर, आई, गंडेरियां बेचने वाले पूछ लो कि यार है तौहीन वो अदालत जिस तरह बैठ के बात कर रहे थे ना, बेंच में बैठ के, एक हम ख्याल बेंच बैठ के बात करता, उससे ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंट मूव की है वजीर आजम की लीगल टीम ने। वो क्या कर दी है? यही की है कि कंटेम्प्ट अब किसको करेंगे। उन्होंने बात की कि ये इस पे एक्ट करें, पार्लियामेंट को, वो कमेटी, फाइनेंस कमेटी को ये चीज़ भेज दी गई। फाइनेंस कमेटी ने उस पर फैसला करने के बाद वो पार्लियामेंट को भेज दी। पूरी पार्लियामेंट ने उस पर डिबेट की। डिबेट करने के बाद करारदाद उन्होंने एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने उनको मना कर दिया, नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, पार्लियामेंट नहीं इस हक में। तो पार्लियामेंट पूरी को ये कंटेम्प्ट कर दें। शहबाज शरीफ इसमें कहाँ पे आ गया, वो कंटेम्नर हो गया। नहीं तो पार्लियामेंट किसके हुक्म पे चलती है? पार्लियामेंट कौन सी पार्लियामेंट सर? पीटीआई वहां पे है नहीं, आपकी पार्लियामानी पार्टियां आपकी, उन्होंने कहा भाई ये इसको रिजेक्ट कर दो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो लोग मेंबरान पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उन्होंने एक करारदाद मंजूर की। सर वो सरकारी बिलों पे मुट्ठी लगाते हैं ना, और क्या करते हैं, ठप्पे लगाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक एक दिन में वो मतलब 30 काम एक घंटे में इतने भी होते रहे पिछले 4 साल दौर में। करते रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से करते ही नहीं है। ये आपने मेरी बात की सपोर्ट कर दी कि अपनी मर्जी से वो करते ही नहीं है। लेकिन ये जो जितनी भी डिबेट है, शहबाज शरीफ पर नहीं, मैं अर्ज कर दूं, बात ये है कि जो रिव्यू था, रिव्यू का चूंकि स्कोप कम था, इसलिए इसको रिव्यू को जो है ना उन्होंने इस एक्ट के ज़रिए अपील में तब्दील कर दी है। अब इस इशू पे बड़ी पुरानी एक मैं जजमेंट कोट कर रहा हूँ, SCMR 1987 है, नसीम हसन शाह साहब की। उन्होंने इसमें होल्ड किया था कि भाई इस तरह जो है ये अन इस्लामिक है, वेयर देयर इज़ नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी उस अपील के बाद ये बात देखें, ये नाज़रीन को भी समझानी थोड़ी सी होगी कि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो ले लेती है तो बुनियादी तौर पे वो एपलेट कोर्ट नहीं रहती, वो एक ट्रायल कोर्ट बन जाती है, और वो खुद ही ट्रायल करती है। जब ट्रायल करके फैसला सुना देती है तो उसके बाद अपील कहाँ पे करनी है? ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सवाल कुछ और था। नजम भाई मेरी बात, सवाल कुछ और था, क्योंकि जुमेरात को फिर ये केस लगना है। 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवाए, 14 मई को नहीं करवाए, कंटेम्प्ट हुई नहीं हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई नहीं हुई। उसमें मैं जनाब एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इलेक्शन का कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए जी, असेंबलीज के डिसॉल्व होने के बाद, उस ऑर्डर की कंप्लाइंस की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है, इलेक्शन का स्केड्यूल जो था वो जारी हो गया। सही है, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसने फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स लेने हैं। सही है। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट ने ना करें ऐसे, सुन लीजिए ना जी, पैसे क्यों नहीं, सुन लीजिए ना जी, ये इमरान खान साहब की मेहरबानियों की वजह से हमें IMF ने आज तक डिले किया हुआ है। इतना पॉलिटिकल टर्माइल इस मुल्क में पैदा किया खान साहब ने, इस कदर इस मुल्क में अनरेस्ट पैदा की, इस कदर पोलराइजेशन की कि जो आपने सिर्फ पंजाब में 54 अरब रुपए का मुफ्त आटा बांटा। अच्छी बात थी, बांटना चाहिए, गरीब लोग हैं, बड़े महंगाई बहुत है। आप 54 अरब रुपए का मुफ्त आटा बांट सकते हैं, और आप जो है इसके इंतजामी अखराजात मिला के शायद ये 70 अरब थे, तो आप जो है 20 अरब इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट के नजम भाई दोहरा मेयार देखें ना, डबल स्टैंडर्ड उसका देखें। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी पंजाब में इलेक्शन होंगे, भाई असेंबलियां तो 2 सूबों की डिसॉल्व हुई हैं, फिर KPK पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती? सुप्रीम कोर्ट पर सिर्फ पंजाब के लिए क्यों सीरियस है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार एम्फेसिस इसी बात पे डाल रही है, पंजाब में इलेक्शन हो, असेंबलियां तो 2 सूबों में टूटी हैं, फिर उसका क्यों नहीं उसी ऑर्डर में उन्होंने किया? उसको तो टेकअप नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, वहां पे क्या इंटरेस्ट है? आजकल सुप्रीम कोर्ट की तर्जमानी हमारी PTI की दोस्ती करते हैं। मैं सरदार साहब से पूछ लेता हूँ, सरदार साहब ये क्या कहानी, क्या किस्सा है, ये पंजाब में क्यों इलेक्शन करवाने के लिए? पहले तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट कमेंट करना चाहूँगा। जो हाशमी साहब ने फरमाया था कि पैसे नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि आटे के स्कैम में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, वो मुकर भी गए थे बाद में, वो चले वो रिकॉर्ड पे, वो रिकॉर्ड पे। दूसरी बात यह है कि वो पिछले 1 साल में मुल्क में जितनी बेहतरी आई है वो मैं और आप और हर मिडिल क्लास की बहुत अच्छे तरीके से, महंगाई बहुत होगी, नई चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं, महंगाई बहुत। सर बात यह है कि कोई भी अगर
सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होगा ना, वो ये जो एक्ट बना है नया, इसमें वो लिखा हुआ 175 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने डिस्कस किया उसमें, तो वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होगी वो होगी जो आइन उसको अता करेगा। आइन में तो इन्होंने अमेंडमेंट कोई नहीं की। रूल अपील का हक देना तो जुरिस्डिक्शन को खत्म करना नहीं हो सकता ना। मेरी बात सुनिए ना, देखें 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगा, ठीक है। अगर इन्होंने किसी भी किस्म का कोई ऐसा एक्ट बनाना था तो वो सिर्फ मेयर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के साथ ये किसी ऐसे काम को जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसका इख्तियार है उसमें ये कमी या इजाफा नहीं कर सकते। उसके लिए दे हैव टू बी मोर विजिलेंट और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगी। वो तो ये कर नहीं रहे। असल बात ये है कि सिर्फ वज़ीर आज़म भी नहीं, आप वज़ीर दिफा को देखें, वज़ीर दाखिला को देखें, ये जो फरमा रहे हैं ना कि उसकी ऑर्डर की कंप्लाइंस कर दी, तो क्या इलेक्शंस हो गए? क्या कंप्लाइंस हुई है? सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा लिख के भेज देना कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये कंप्लाइंस होती है? और जारी हुआ है, मुझे बात करने दें, मेरा ख्याल में आपकी बात किसी की बात में नहीं बोला बीच में। दूसरी बात ये है कि जी वो पार्लियामेंट की कमेटी ने आर्टिकल 68 ये कहता है कि किसी जज के कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप देख लें, पार्लियामेंट के पास कोई काम है ही नहीं सिवाय सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करने के। मुसलसल आप जितने भी इजलास हुए हैं आप उन सब की कार्रवाई देखें, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई और काम नहीं है पार्लियामेंट को डिस्कस करने के। सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ऑलमोस्ट 70% पाकिस्तान सर पूरे की जो नुमाइंदगी है वो नहीं है प्रोविंशियल असेंबली में। मेरी बात देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई और वो नहीं, देखें फैक्ट्स के मुताबिक नहीं है वो पार्लियामेंट भी कुछ और नहीं करती। नजम भाई फैक्ट्स के मुताबिक चलते हैं ना। हाँ। देखें सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस मौजूद है पंजाब का, साथ ही केपी का एक इशू है। देखें 70% ऑफ पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली में कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर वो बगैर इलेक्शन के इसी तरह केयर टेकर सेटअप के जरिए ही चीज़ों को इनको सारे सेटअप को प्रोलॉन्ग करना है, वो केयर टेकर सेटअप जिसने डे टू डे अफेयर्स देखने थे, आपने खुद ही कहा कि 54 अरब रुपए इन्होंने जारी किए, ये कैसे जारी कर सकते हैं? तौहीन अदालत हुई है आपके ख्याल में? 100% हुई है, 100% और लग सकती है अभी भी। बिल्कुल लग ही नहीं सकती ना। वो मैं कह रहा हूँ देखे ना, क्लियर है, ये तो डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि हमने पार्लियामेंट में ये पास कर लिया जी कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सही, तो ये क्या अच्छा। इसी पर कमेंट करने के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सफदर शाहीन पीरजादा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सर ये बताइएगा, ये 100 मोटो फैसलों के अपील का जो कानून है, क्योंकि आप उस वक्त अदालत में भी मौजूद थे, सारा कुछ सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, ये कानून जो है ये आया क्यों है और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इसके आने की असल किसको बचाना है, किसको फ़ायदा पहुंचेगा? नवाज शरीफ फ़ायदा उठा सकेंगे, नहीं उठा सकेंगे? सर बुनियादी तौर पे अगर मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे इस लॉ को देखूँ ना, तो ये लॉन्ग वेटेड लॉ था जो होना चाहिए था। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जो बाहर के तमाम ममालिक में है। अगर अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में जाए, यूरोपीय यूनियन में जाए ना, तो वहाँ पे ये लॉज मौजूद थे। हमारे यहाँ ये लॉज नहीं थे। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ कि उसमें ये कहा गया कि जो रिव्यू में वकील होगा वही दोबारा होगा। बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर वही वकील है, पहले आप उस अदालत को वो कन्विंस नहीं कर सका तो बाबा दोबारा किस तरह कन्विंस करेगा? रिजल्ट वही होगा। अब जो पर्टिकुलरली आपने कहा है कि उससे फायदा ले सकेंगे कि नहीं ले सके, ये इसमें बिल्कुल क्लियर है। जो इसका सेक्शन 6 है ना जी, उसमें उन्होंने टाइम दे दिया है, वो 60 डेज है। और अब उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करने का जो है ना, वो कोई मैकेनिज्म ऐसा सच नहीं दिया गया। लेकिन उसमें ये जरूर कहा गया कि जो बाकी ये लॉज हैं ये ओवर राइडिंग इफेक्ट है। लेकिन इसमें कोई ऐसी प्रोविजन स्पेसिफिकली नजर नहीं आ रही कि जिसमें से, जिस तरह आपने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या कोई और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये नाहल हुए हैं, वो से ले सकेंगे फ़ायदा। बज़ाहिर इसमें ऐसी कोई प्रोविजन नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर इस हवाले से ये कहा जाए कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इसकी एप्लीकेशन को मना भी नहीं किया गया, ये एक दूसरा एस्पेक्ट है जिस पे लैंडमार्क जजमेंट है हमूदुर रहमान साहब की, जो हमारे बहुत बड़े एक अच्छे चीफ जस्टिस जिनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, ये उनमें से हैं।
और उनकी कुछ जजमेंट्स हैं ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर। उन्होंने कहा है कि लॉ में जिस चीज को स्पेसिफिकली मना ना किया जाए, रोका ना जाए, प्रोहिबिशन ना की जाए, तो उस लॉ को आप जहां तक चाहे स्ट्रेच आउट करें, पॉजिटिव उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर उसको पॉजिटिव इम्प्लीमेंट के हवाले से आप देखेंगे तो शायद ये हो सके कि इसको मना नहीं किया गया, लेकिन जो आपका सवाल है स्पेसिफिक प्रोविजन इसमें कोई नहीं है जिसमें से इनकी को अब इसको बिल्कुल आखिर में मैं सिर्फ एक इसको बड़ा स्पेसिफिक और आम आदमी को समझाने के लिए सवाल कर लेता हूं कि आपके ख्याल में, आप एक वकील हैं, तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ अपनी ताहयात नाअहली को ख़त्म करने के लिए इस कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं और जहांगीर तरीन भी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि इसमें उसको जो है ना स्पेसिफिकली कोई थोड़ा सा अगर हेल्प दिया जाता ना कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं या जो ऐसे हैवी मैग्नीट्यूड वाले केसेस हैं, अगर उसमें रिव्यू फाइल नहीं किया हो या वो चाहें रिव्यू की ट्राई करना चाहें तो वो कर लेंगे, क्योंकि वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का एक कानून है। नहीं कर सकेंगे तो ये फिर आजम नज़ीर ताड़ साहब ने क्या किया? ये नवाज शरीफ से गद्दारी कर दी, फायदा नहीं पहुंचाया, क्या कहें इसको? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आजम नज़ीर ताड़ साहब ने गद्दारी कर दी। अब कानून बनाते वक्त उस पर क्या किया, उसकी रिक्वायरमेंट थी, उनके मुताबिक क्या था, कानून बनाना क्या था, ये तो उसकी जो नोटिंग है या जो उसकी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने इसको रीडिंग देनी थी, या जो लॉ डिवीजन में डायरेक्टरेट बने हैं उसने जब इसको रिकमेंड किया है कि क्या क्या जरूरत क्यों इस लॉ की थी, वो उसके नोट शीट में से पता चलता है, वो लॉ में नहीं पता चलता। इसकी जो पीछे फाइल बनती है, कानून ऐसे नहीं आता। अच्छा, चलें, इसका मतलब अभी पता चलेगा और लग पता जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन साहब इस पर रहनुमाई फराहम करने के लिए, और यहाँ पर हमारे दोस्त शरीफ लायर, फ़ाकर डोगर साहब, खालिद हाशमी साहब, सरदार अज़ीमुल्लाह साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।